चलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में वो पहला चैप्टर कंटिन्यू करें ना। आज फर्स्ट चैप्टर जो हमारा केमिस्ट्री का चल रहा था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में, उसमें आज आखिरी पार्ट हम लोग देखें। स्टार्टिंग से हमने समझा था फिजिकल और केमिकल चेंजेस कैसे कहते हैं। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन के कॉन्सेप्ट हमने समझे थे, केमिकल इक्वेशन के बारे में समझा था, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है वो भी हमने समझा था। याद है ना, वो सेंटेंस फॉर्म, वर्ड फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में। फिर केमिकल इक्वेशन के रूल्स समझे थे और उसको बैलेंसिंग करना भी हमने सीखा था। अब उसके बाद हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, कोई भी दो केमिकल्स आपस में मिल रहे हैं, कोई भी दो एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं और उनमें जब रिएक्शन हो रहा है तो वो रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, उसके टाइप्स हमारे चल रहे थे। कल हमने दो टाइप समझे थे, जिसमें समझा था हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलकर एक एलिमेंट तैयार करता है, वो कॉम्बिनेशन। और उसका उल्टा होता है डीकंपोजिशन, कि जब एक ही एलिमेंट को तोड़कर अलग अलग एलिमेंट्स तैयार किए जाते हो, या एक ही एलिमेंट, एक ही कंपाउंड, एक ही मैटर, उसे तोड़कर अलग अलग जो है वो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हो, तो वो डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाता है। ये हमने समझा था ना। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में तीसरा रिएक्शन आता है, वो थर्ड रिएक्शन आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? जनरली डिस्प्लेसमेंट का मतलब हम लोग ये कहते हैं ना कि कोई भी चीज को एक से दूसरी जगह हटाना, तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नॉर्मल मीनिंग ये याद रखना, डिस्प्लेसमेंट वो कि कोई भी चीज को यहां से उठा के यहां रखना, वो डिस्प्लेसमेंट है। और केमिकल रिएक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही होता है कि when a more reactive element replace a less reactive element from its compound, it is called displacement reaction. जब more reactive element less reactive element के compound को वहां से replace करता है, तो उसे displacement reaction कहते हैं। डेफिनेशन से नहीं ध्यान आएगा ना, एग्जाम्पल से समझते। पहले एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, फिर ये डेफिनेशन आपके माइंड में अच्छी तरह से बैठेगी। जैसे एक एग्जांपल है कि Fe प्लस CuSO4। अब मैंने यहाँ डायरेक्ट सिंबल लिखा है, आप लोग नाम याद रखना। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि बुक और पेन लेकर बैठो, जब भी कोई नई एलिमेंट, नया नाम, कुछ भी नई चीज आती है तो उसे नोट करते जाओ, हाँ ये चीज ऐसी है। तो Fe पता है ना, Fe आयरन, ठीक है ना, फेरस कहते हैं, आयरन कहते हैं। तो वो आयरन को अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबाया जाए, आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ मिक्स किया जाए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, उसमें आयरन रखा जाए, तो जो कॉपर के साथ कंपाउंड है, कॉपर के साथ क्या आया हुआ है? सल्फेट। कॉपर सल्फेट, ये कंपाउंड है ना पूरा, कॉपर के साथ सल्फेट है, वो सल्फेट यहां से डिस्प्लेस होके आयरन के पास चला जाएगा। ये सल्फेट जो यहाँ पर आया हुआ है सल्फेट, वो सल्फेट डिस्प्लेस होके आयरन के पास जाएगा और बनेगा आयरन सल्फेट। ये यहाँ डिस्प्लेस्ड होगा तो आयरन सल्फेट बनेगा प्रोडक्ट में, और प्लस ये कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर अकेला रह जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही यही है कि जब कोई एक कंपाउंड दूसरे के पास रिप्लेस हो जाता हो, डिस्प्लेस हो जाता हो, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करो, तो कॉपर के साथ जो सल्फेट है, वो सल्फेट यहाँ आयरन के पास डिस्प्लेस हो जाएगा और बन जाएगा आयरन सल्फेट, बराबर ना। जो SO4 कॉपर के साथ है, वो SO4 आयरन के साथ हो जाएगा, FeSO4, बराबर ना, वो आयरन के साथ आ गया SO4, और Cu वो अलग रहेगा उसमें, बराबर। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दूसरे में भी, जैसे यहाँ जिंक है, Zn, जिंक, जिंक मेटल आता है ना, उसमें याद रखना, जिंक मेटल है, उसे अगर कॉपर सल्फेट के साथ मिक्स करें, जिंक को भी कॉपर सल्फेट से मिक्स करें, तो जो कॉपर सल्फेट है, सल्फेट SO4 है, वो SO4 डिस्प्लेस होके जिंक के पास चला जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा, बराबर। क्या प्रोडक्ट बनेगा? जिंक सल्फेट, और कॉपर अकेला रह जाएगा। तो जब कोई एक कंपाउंड दूसरे के पास डिस्प्लेस्ड हो जाता है, जब एक कंपाउंड जो है वो दूसरे के पास चला जाता हो, तो उस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये सादी भाषा में बोल रहा हूँ,
जब कोई एक कंपाउंड जो है वो दूसरे के पास जाता है, पर एग्जाम में ऐसे नहीं लिखते ठीक है ना, एग्जाम में नहीं कि जब कोई एक कंपाउंड दूसरे के पास चला जाए वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऐसा नहीं कहते हैं, एग्जाम में ऐसा नहीं लिखते, एग्जाम में ये प्रॉपर डेफिनेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये डेफिनेशन प्रॉपर क्या है और डिस्प्लेसमेंट का एक बेसिक सा रूल है वो मैं समझा रहा हूँ, इसी एग्जांपल से समझते हैं। अब इस एग्जांपल को ना एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं, एक नॉर्मल सी एक्टिविटी बता रहा हूँ, हमारे टेक्स्ट बुक में भी लिखी हुई है, यही सेम एक्टिविटी चैप्टर 3 में भी है, और एग्जाम वाइज अगर कहें तो ये एक्टिविटी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो इसीलिए एक नॉर्मल सी एक्टिविटी समझा रहा हूँ, समझो, जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दी गई है कि सपोज अगर एक हम वेसल लेते हैं, ठीक है ना, एक वेसल लें, एक बीकर लें, हम लोग जो बीकर आता है वो बीकर लें, और उसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालें। कौन सा सॉल्यूशन इसमें ऐड करें? कॉपर सल्फेट का। जो ये कॉपर सल्फेट है यहाँ पर, ठीक है ना, वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इस बीकर में अगर हम ऐड करें, याद रखना बेटा कौन सा सॉल्यूशन, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम लोग आयरन नेल रख दें, जो आयरन नेल लोखंड की खिली आती है, वो लोखंड की खिली अगर हम इस सल्फेट में डुबा दें, बराबर, आयरन नेल अगर हम लोग यहाँ पे रख दें, मतलब सिंपल सी बात कि आयरन को कॉपर सल्फेट में हम लोग डुबाएं, उसके अंदर हम लोग मिक्स करें। अच्छा, जब आयरन को आप कॉपर सल्फेट में मिक्स करो तो पहले आयरन को साफ करना होता है, हाँ? आयरन के ऊपर कोई भी तरह की जंग लगी हुई नहीं होनी चाहिए, एकदम कंप्लीट प्योर आयरन होना चाहिए उसमें, और अगर ऊपर उसके ऊपर कोई डस्ट लगा हुआ है, जंग लगी हुई है, कुछ भी है, तो वो जो डस्ट पेपर आता है ना, वो डस्ट पेपर से पहले आयरन को अच्छी तरह से साफ कर देते हैं और फिर आयरन को कॉपर सल्फेट में डुबाते हैं। अब जो कॉपर सल्फेट है ना, वो जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा ब्लूइश कलर का आता है, थोड़ा सा ब्लू कलर का सॉल्यूशन आता है, मतलब ये जो पानी होगा वो पानी जो है वो थोड़ा सा ब्लू कलर का होगा। आपकी टेक्स्ट बुक में ये इमेज देख सकते हो, मैं यहाँ तो ब्लू कलर नहीं बना सकता, आप इमेज देख सकते हो उसमें। तो कॉपर सल्फेट थोड़ा सा ब्लू कलर का होता है, और जो प्योर आयरन होता है वो थोड़ा व्हाइटिश टाइप कलर का आता है। हाँ, प्योर आयरन, ऊपर डस्ट नहीं है, रस्ट नहीं है, तो व्हाइटिश टाइप कलर का दिखाई देगा, वो आयरन जो है उसमें डुबाया जाता है। तो अगर आयरन को इसमें डुबाएं और थोड़ी देर बाद अगर रिएक्शन देखेंगे ना, तो रिएक्शन क्या होगा पता है, जो कॉपर सल्फेट इस पानी का जो ब्लू कलर है, वो ब्लू कलर थोड़ा 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 डल होता जाएगा। ब्लू कलर क्या होता जाएगा? डल होता जाएगा। और जो आयरन है, वो आयरन का जो कलर है, जो व्हाइटिश टाइप कलर होगा, वो धीरे धीरे ब्राउनिश टाइप होता जाएगा, बराबर, जो व्हाइट होगा वो धीरे धीरे क्या होगा? ब्राउन होता जाएगा। तो जिससे क्या पता चला कि जो कॉपर का ब्लू कलर है, वो कॉपर का ब्लू कलर आयरन में ट्रांसफर होता जाता है, और आयरन के साथ मिक्स होकर वहां पे ब्राउनिश टाइप कलर बनता है, बराबर। जिससे पता चलता है कि जो कॉपर के साथ सल्फेट है, जो सॉल्यूशन में सल्फेट था, ब्लूइश टाइप कलर उसकी वजह से था, वो सल्फेट जो है वो आयरन के पास चला गया, तो इसका ब्लू कलर कम होता जाएगा और आयरन का कलर जो है वो थोड़ा सा ब्राउनिश होता जाएगा, उसका कलर चेंज होगा। जिससे पता चलता है कि कॉपर के अंदर जो सल्फेट था वो डिस्प्लेस हुआ आयरन की तरफ। समझ आ रही है बात? है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसमें, ठीक है। अच्छा, अब यही रिएक्शन को उल्टा करें, अब यही रिएक्शन को अगर दूसरी तरह से देखें कि सपोज अब यही जो है वो पानी लेते हैं और उस पानी में कॉपर सल्फेट की जगह पर जो है वो आयरन सल्फेट रखते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट की जगह पर आयरन सल्फेट का पानी रखते हैं, और उसके अंदर कॉपर का जो है वो क्या कह सकते हैं कि कॉपर के जो खिली हुई या कॉपर का कोई भी मटेरियल हुआ वो उसमें डुबाया जाए, ठीक है। मेन रिएक्शन कैसा था कि आयरन को कॉपर सल्फेट से मिक्स किया था पहले। अब उल्टा कर दें कि सपोज मैं यहां लिख रहा हूं वो, कि सपोज अब कॉपर को आयरन सल्फेट के साथ मिक्स करें, ठीक है। पहला रिएक्शन हमारा ऐसा था कि जो आयरन को कॉपर सल्फेट से मिक्स किया, Fe आयरन और प्लस कॉपर सल्फेट से मिक्स किया हमने। तो अगर आयरन को हमने कॉपर सल्फेट से मिक्स किया था पहले, तो ये जो सल्फेट है वो सल्फेट यहाँ डिस्प्लेस हो गया था आयरन के साथ, और क्या बन गया उसमें? आयरन सल्फेट बन गया, FeSO4। और कॉपर, वो कॉपर अकेला रह गया, सल्फेट इसके पास चला गया तो कॉपर अकेला रह गया, बरोबर ना। जो उसका ब्लू कलर था वो आयरन के पास चला गया।
ऐसे हुआ ना। लेकिन अगर वही उल्टा करें कि आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन रखते हैं, उसका पानी बनाते हैं और कॉपर को उसमें डुबाते हैं, तो फिर आयरन सल्फेट का जो सल्फेट है वो इस कॉपर के पास जाएगा, उसके पास जाएगा और कॉपर सल्फेट बनेगा? नहीं बनेगा। इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, वो दोनों सेम टू सेम ही रहेंगे, किसी का कोई कलर बदलने वाला नहीं है। यहाँ जो हमने किया था कि आयरन को कॉपर सल्फेट में मिक्स किया, तो कॉपर सल्फेट ब्लूइश कलर का था, वो थोड़ा सा व्हाइट हो गया, और ये जो आयरन व्हाइट कलर का था वो सल्फेट के साथ मिलके थोड़ा सा ब्राउन हो गया। दोनों ने एक दूसरे पे डिस्प्लेस हुए, मतलब ये सल्फेट यहाँ डिस्प्लेस हुआ, बराबर। लेकिन वही अगर कॉपर को आयरन सल्फेट में मिक्स करें, कुछ नहीं होगा, दोनों का जैसा कलर है वो वैसा का वैसा ही कलर रहेगा, दोनों में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा चेंजेस? वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का वन एंड ओनली सिंगल रूल है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उन्हीं के साथ होता है कि जब कोई, क्या कहते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल वो लेस रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता हो, तो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है हमेशा, बराबर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का वन एंड ओनली रूल ये याद रखना कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो ये आयरन वो मोर रिएक्टिव है, कॉपर वो लेस रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव मेटल होगा ना, वही लेस रिएक्टिव मेटल में से डिस्प्लेस होगा। अगर लेस रिएक्टिव मेटल को मोर रिएक्टिव में डुबा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं। कि कॉपर लेस रिएक्टिव है, आयरन मोर रिएक्टिव है, और आयरन मोर रिएक्टिव का जो कंपाउंड होगा वो डिस्प्लेस कभी होता नहीं है। जो लेस रिएक्टिव के साथ कंपाउंड होता है वही डिस्प्लेस होता है। कि आयरन मोर रिएक्टिव है, कॉपर सल्फेट कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव का कंपाउंड ही हमेशा डिस्प्लेस होता है, बराबर। यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का वन एंड ओनली रूल है और हमेशा याद रखना है इस रूल को, पक्का ना। इसीलिए जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन भी वैसे ही लिखी जाती है, जो मैंने पहले बताया कि आप डेफिनेशन ऐसे मत लिखना कि एक मटेरियल दूसरे के पास चला जाता है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नहीं भाई, यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन जो है वो उसके रूल के हिसाब से लिखी जाती है। लिखते हैं कि व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, कि ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। लेस रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड में से ये रिप्लेस यहाँ होता है, सो इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बराबर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा पहले मोर रिएक्टिव मेटल ही लिखा जाता है, पहले लेस रिएक्टिव मेटल अगर लिखेंगे तो वहां कभी भी डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, ठीक है। ये रूल याद रखना। और मोर रिएक्टिव कौन सा, लेस रिएक्टिव कौन सा, ये कैसे पता चले, तो इसकी पूरी डिटेलिंग हम चैप्टर 3 में सीखेंगे भाई। आपके चैप्टर 3 में रिएक्टिविटी सीरीज आती है पूरी, जिसमें आप सीखोगे कि आयरन मोर रिएक्टिव है कि कॉपर मोर रिएक्टिव है, बरोबर। ये आप लोग ध्यान में रखना भाई, वो तब आएगा चैप्टर 3 में। अभी अगर शॉर्ट में समझा दो खाली कॉन्सेप्ट वाइज, तो मोर रिएक्टिव उसे कहते हैं जो आसपास के एटमॉस्फेयर के साथ दूसरे मटेरियल्स के साथ जल्दी रिएक्ट करता हो, वो मोर रिएक्टिव। क्यों जल्दी, कैसे जल्दी रिएक्ट करता है, ये सब चैप्टर 3 में आएगा। और कोई भी मटेरियल बाहर की चीजों के साथ जल्दी रिएक्ट करता हो तो वो मोर रिएक्टिव है। कोई भी मटेरियल बाहर की चीजों के साथ, दूसरे एलिमेंट, दूसरी जो है वो केमिकल्स के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता, वो लेस रिएक्टिव है। आयरन एंड कॉपर में आयरन मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। सीधी भाषा में कहो, आपके घर पे अगर आयरन के बर्तन हो ना, लोखंड के अगर कोई बर्तन है या कोई भी चीज है, तो उसके ऊपर जंग जल्दी लग जाता है। कॉपर के कोई भी अगर बर्तन है या कॉपर की कोई भी चीज है, उस पर जंग जल्दी लगता नहीं है। इससे पता चलता है कि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट यही बताता है कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा। बार बार बोल रहा हूं, पर ये रूल याद रखना, चैप्टर 3 में भी यही चीज फिर से रिपीट होगी, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बार बार समझा रहा हूँ, याद रखना। और कोई भी एग्जांपल ले लो कि जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट है, उसमें भी जिंक मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो उसका जो सल्फेट है वो इसके पास चला जाएगा, ठीक है ना, डिस्प्लेस होगा और जिंक सल्फेट बनेगा, कॉपर अकेला रह जाएगा। वैसे ही जैसे लीड है, पीबी लीड, कल भी ये नाम बताया था,
पीबी लीड है उसे कॉपर क्लोराइड के साथ अगर हम मिक्स करें तो लीड वो मोर रिएक्टिव है, कॉपर वो लेस रिएक्टिव है। तो लीड को अगर कॉपर क्लोराइड से हम लोग रिएक्ट करें तो ये जो कॉपर के साथ क्लोराइड है Cl2, Cu कॉपर, Cl2 वो क्लोराइड, तो ये जो क्लोराइड है वो यहाँ डिस्प्लेस हो जाएगा और बन जाएगा वो लीड क्लोराइड और प्लस कॉपर अकेला रह जाएगा। यहाँ पर क्लोराइड यहाँ चला जाएगा तो कॉपर अकेला रह जाएगा। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद रहेगा ना। टाइप ऑफ रिएक्शन में ये रिएक्शन बहुत ध्यान में रखना और ये एग्जांपल याद रखना भाई, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ ही एक रिएक्शन आता है जिसे हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। यहाँ एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा था कि भाई इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुआ, ये एक डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन जब कोई दो कंपाउंड, दोनों कंपाउंड अपने जो है वो एलिमेंट्स को, अपने आयंस को एक दूसरे के साथ डिस्प्लेस कर देते हो तो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, बराबर। जब कोई दो कंपाउंड अपने आयंस को एक दूसरे के साथ डिस्प्लेस कर देते हो तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट है। अब जैसे यहाँ पर जो है वो Pb और CuCl मतलब लीड और कॉपर क्लोराइड, तो कॉपर क्लोराइड है, लीड तो अकेला ही है, तो ये जो क्लोराइड है वो यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन जब ऐसा हो, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि Na2SO4 Na सोडियम, SO4 सल्फेट, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट और ये बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है ना, या बेरियम क्लोराइड, तो ये Ba बेरियम Cl क्लोराइड। अब दोनों के पास अपने अपने कंपाउंड, अपने अपने आयन है कि सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। तो जब कोई दो कंपाउंड अपने आयंस को आपस में डिस्प्लेस कर देता हो, सोडियम के साथ सल्फेट है और बेरियम के साथ क्लोराइड है, तो जो सोडियम के साथ सल्फेट है वो सल्फेट इसके पास चला जाएगा बेरियम के पास, और जो क्लोरीन के पास, सॉरी बेरियम के पास क्लोरीन है वो क्लोरीन इसके पास आ जाएगा सोडियम के पास, बराबर। दोनों के आयन, ये दोनों के आयन अगर एक दूसरे के पास डिस्प्लेस होते हो तो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। समझ आ रही है बात। डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी वही है, आपको एग्जाम में पूछे तो ये लिखना कि when two ionic compound exchange ions to form a new compound, when two ionic compounds, ये दोनों ionic compound कल शॉर्ट में समझाया था हमने। ionic compound वो होते हैं कि जब कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स की गिव एंड टेक से बनते हो तो वो ionic compound कहलाते हैं। जब कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हो तो वो कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं, बराबर ना। इलेक्ट्रॉन्स के गिव एंड टेक से बनते हो वो आयनिक कंपाउंड है, बराबर। चैप्टर 3-4 में इनकी भी डिटेलिंग आएगी, अब ये सब नाम है खाली, आगे डिटेलिंग आएगी इसमें। सो व्हेन टू आयनिक कंपाउंड एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, जब दो आयनिक कंपाउंड अपने आयंस को एक्सचेंज कर देते हैं, जैसे सोडियम के साथ सल्फेट है, बेरियम के साथ क्लोराइड है, तो ये सल्फेट और क्लोराइड वो दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं, तो ये सल्फेट इसके पास आ जाएगा और बनेगा बेरियम सल्फेट, और ये जो क्लोराइड है वो सोडियम के पास आ जाएगा कि सोडियम क्लोराइड, बराबर। ये हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझाई बात है, ध्यान में रखना भाई। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है जब एक ही जो है वो कंपाउंड दूसरे के पास डिस्प्लेस होता, यहाँ जब दोनों के कंपाउंड आपस में डिस्प्लेस हो जाते हो तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। अच्छा, जब डबल डिस्प्लेसमेंट होता है ना तो डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ कितनी बार एक और रिएक्शन क्रिएट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर ही एक और रिएक्शन क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन तो समझो, अब जैसे यहाँ है कि सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, अब इसका भी अगर हम एग्जांपल लें कि सपोज एक आपने वेसल में सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, लिक्विड सॉल्यूशन, और एक जो है वो बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, लिक्विड या एक्वेयस सॉल्यूशन, दोनों का मैंने आज वो AQ वगैरह लिखा नहीं है, बराबर। तो दोनों, अगर ये सोडियम सल्फेट एक्वेयस सॉल्यूशन का है एक वेसल में और बेरियम क्लोराइड वो भी एक्वेयस सॉल्यूशन का है एक वेसल में,
और दोनों को अगर एक दूसरे से मिक्स किया जाए, जैसे बेरियम सल्फेट को अगर इसके साथ हम लोग मिक्स करें, बराबर, बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ अगर हम मिक्स करें तो क्या होगा, अंदर जब दोनों का रिएक्शन होगा ना, दोनों जब एक साथ मिक्स होंगे ना, तो उसमें ये बेरियम सल्फेट का ये डिस्प्लेसमेंट तो होगा, और बेरियम सल्फेट का एक वाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस तैयार होगा। व्हाइट कलर का एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस, दोनों लिक्विड हैं, और दोनों लिक्विड को जब आपस में मिक्स किया तो अंदर कुछ व्हाइट कलर का सॉलिड मटेरियल तैयार होगा। वो जो सॉलिड मटेरियल तैयार होता है जो पानी में मिक्स नहीं हो रहा है, क्योंकि पानी में मिक्स हो गया तो दिखेगा थोड़ी, बरोबर ना, इनसॉल्युबल है तो बाहर दिखाई देता है। जब कोई दो लिक्विड को आपस में मिक्स करो और एक इनसॉल्युबल मटेरियल जो तैयार होता है, उस इनसॉल्युबल मटेरियल को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, बराबर। इन दोनों को मिक्स करेंगे ना तो ये बेरियम सल्फेट सॉलिड में, ये दोनों लिक्विड या एक्वेयस फॉर्म में है, लेकिन दोनों को मिक्स होगा तो ये जो बेरियम सल्फेट बनेगा वो सॉलिड में बनेगा, और ये सोडियम क्लोराइड लिक्विड में ही रहेगा, हाँ, सॉल्ट का लिक्विड फॉर्म, एक्वेयस फॉर्म, और ये सॉलिड में बनेगा व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल मटेरियल। तो कोई भी दो चीजों को, लिक्विड को ज्यादातर मिक्स करने पर अगर कुछ व्हाइट कलर का या कोई भी कलर का इनसॉल्युबल मटेरियल तैयार होता है तो उस मटेरियल को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और उस पूरे रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, बराबर। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है। डेफिनेशन वही है, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट, कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट तैयार होता हो, तो प्रेसिपिटेट क्या, इज दैट एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है प्रेसिपिटेट। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें ये प्रेसिपिटेट तैयार होता हो, इनसॉल्युबल सब्सटेंस तैयार होता हो, इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है ना। प्रेसिपिटेशन आपको सिंपल भाषा में अगर समझना हो ना, तो जैसे कितनी बार होता है कि नॉर्मल तो हमारी बॉडी में पता है पथरी होती है, किसी किसी को पथरी की प्रॉब्लम होती है ना, अंदर जो है वो पत्थर जैसा जमा हो जाता है, वो पत्थर कहाँ से बनता है, कहाँ से बनता है, हमारी बॉडी में तो ज्यादातर लिक्विड ही है सब, बराबर ना, सॉलिड चीजें बहुत कम है, लिक्विड ही है ज्यादातर, बराबर। और उस लिक्विड में खासकर हमारे यूरिन में जब जो है वो दूसरे तो खराब लिक्विड जब मिक्स होते हैं तो उनमें से एक हार्ड मटेरियल तैयार हो जाता है, उस मटेरियल को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जो पानी में मिक्स नहीं, और हम कुछ भी खाते हैं हमारी बॉडी में वो लिक्विड बन जाता है और आखिर में यूरिन के साथ जो है वो बाहर निकल जाता है। लेकिन ऐसा मटेरियल जो हमारी बॉडी में तैयार हो रहा है वो इनसॉल्युबल है, ठीक है, इनसॉल्युबल है, वो लिक्विड में मिक्स नहीं हो रहा है, वो प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जिसे हम सादी भाषा में पथरी कहते हैं। तो हमारी बॉडी में भी वो रिएक्शन होता है, उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। कभी कॉफी बनाते हैं ना, कॉफी बनाए तो पता है, कॉफी को फ्रोथ करते हैं, ठीक है, वो मशीन के साथ कॉफी को जो है वो घुमाया जाता है, झाग बनती है, बरोबर। तो उस झाग के साथ देखा करो, कॉफी के जो ग्लास होता है, उस ग्लास के आसपास है ना व्हाइट व्हाइट कलर का वो, जैसे वो क्या कहते हैं, एक व्हाइट व्हाइट कलर की चीजें जो है वो आसपास चिपक जाती है, वो बादल जैसा लगता है, क्लाउड जैसा लगता है ना, या फॉर्म जैसा लगता है, झाग जैसा, वो उस ग्लास के आसपास चिपक जाता है, वो भी प्रेसिपिटेट है, क्योंकि वो कॉफी थी तो लिक्विड ही, उस लिक्विड में से इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस क्रिएट हुआ। तो कोई भी लिक्विड या कोई भी चीजों को मिक्स करने पर अगर इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस क्रिएट होता है उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं, और उस पूरे रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में ज्यादातर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही होता है। इन दोनों को मिक्स करने से जो बेरियम सल्फेट बना, वो बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल मटेरियल है जो पानी में मिक्स नहीं हो रहा है, बरोबर, इसलिए ये रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहलाता है, बरोबर। ये कॉन्सेप्ट याद रखना भाई, नए नए कॉन्सेप्ट जो आप लोग सीख रहे हो उसे माइंड में रखना, नोट में रखना। आपको ऑब्जेक्टिव्स में, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में बीच बीच में बहुत पूछते हैं, उसमें कहीं पे भी पूछा जाता है व्हाट इज प्रेसिपिटेट, तो ऐसा नहीं कि पता नहीं कहाँ पढ़ा ही नहीं था हमने, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम के बाद आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेट क्या है, रहेगी ना बात ध्यान, पक्का। चलो इसे नोट कर लो, तो फिर दूसरा टॉपिक देखे हम। फिर डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद दूसरा एक रिएक्शन आता है, दूसरा रिएक्शन आता है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये दोनों साथ में आते हैं एक्चुअली।
भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा रिएक्शन कि जिसमें कोई सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड होता हो या तो हाइड्रोजन रिमूव होता हो। कोई भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। बरोबर। एनी रिएक्शन इन विच देर इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन या तो ऐड ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन बाय अ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन ऐड कर रहा है खुद में या हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है खुद में से, सो इट इज कॉल्ड अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है ना, वो ऑक्सीडेशन कहलाता है सिंपल, कि जिसमें भी ऑक्सीजन ऐड होता हो, बराबर, तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल है कि Cu प्लस O2, कि भाई कॉपर को अगर हीट दी जाए, गर्म किया जाए, तो हमें पता है कि भाई कोई भी चीज को गर्म करना मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड होना ही हुआ। तो भाई Cu प्लस O2, कॉपर में अगर ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो वो कॉपर ऑक्साइड हुआ। तो यहाँ इस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हुआ, इस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो इसलिए ये रिएक्शन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। बराबर। कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव होता हो, सपोज अगर इसके साथ हाइड्रोजन आया हुआ होता, कॉपर हाइड्राइड होता, बराबर, कि Cu, सपोज खाली कि Cu के साथ अगर H होता और वो H अगर इसमें से रिमूव हो जाता, जैसे आगे डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट में भी देखा उसकी तरह ही, सपोज कि अगर हाइड्रोजन इसमें से रिमूव होता तो भी समझो वो कहलाता ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है ना, कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो सब्सटेंस में से, तो वो ऑक्सीडेशन है। ठीक है, सिंपल ऑक्सीडेशन ही होता है। फिर रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन का उल्टा, रिडक्शन रिएक्शन। कोई भी ऐसा रिएक्शन कि जिसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होता हो या ऑक्सीजन रिमूव होता हो, हाइड्रोजन ऐड या ऑक्सीजन रिमूव, इसका उल्टा हुआ ना। ऑक्सीडेशन में आता है ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, जबकि इसके अंदर रिडक्शन कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन ऐड या ऑक्सीजन रिमूव होता हो तो उसे हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। कि एनी रिएक्शन इन विच देयर इज अ गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन बाय अ सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड अ ऑक्सीडेशन, इट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। या हाइड्रोजन ऐड या ऑक्सीजन रिमूव होता हो। ज्यादातर रिएक्शन में है ना ऑक्सीजन ही ज्यादातर काम करता है, हाइड्रोजन के रिएक्शन आगे आएंगे, पर ज्यादातर ऑक्सीजन ही काम करता है। यहाँ जैसे ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ ना, बराबर, ये ऑक्सीडेशन होता है। अब जैसे यहाँ एग्जांपल है कि जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अगर मिक्स करो तो ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से डिस्प्लेस होके कार्बन के पास चला जाएगा, जिंक अकेला रह गया और ऑक्सीजन कार्बन के पास चला गया, कार्बन ऑक्साइड, बराबर, वो कार्बन ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ वो। तो यहाँ देखो तो ये जिंक ऑक्साइड सब्सटेंस में से ये ऑक्सीजन का लॉस हुआ, बराबर ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ज्यादातर ऑक्सीजन ही वर्क करेगा, हाइड्रोजन कम, पर यहाँ जैसे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है? रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। बात आ रही है ध्यान, बराबर ना, कि भाई यहाँ पर ये ऑक्सीजन इसमें इसके पास चला गया, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ, लॉस हुआ, तो ये रिडक्शन हुआ। कोई भी मटेरियल या कोई भी ऐसा रिएक्शन, सॉरी, कोई भी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड या ऑक्सीजन रिमूव होता हो तो वो रिडक्शन है, बराबर, और जिसमें ऑक्सीजन ऐड हाइड्रोजन रिमूव होता हो तो वो ऑक्सीडेशन। दोनों में कंफ्यूजन होता हो ना तो सिंपल याद रखा करो खाली ऑक्सीजन के थ्रू, क्योंकि ज्यादातर रिएक्शन आपके ऑक्सीजन के हैं। जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता हो वो ऑक्सीडेशन है, जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होता हो तो वो रिडक्शन है, बराबर। और इन दोनों का मिक्सचर कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स, रिडॉक्स उस रिएक्शन को कहते हैं कि कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों प्रोसेस हो रही है, दोनों प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, दोनों ही जिसके अंदर हो रहा है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा है और ऑक्सीजन रिमूव भी हो रहा है, बराबर। या सिंपल भाषा में कहूँ तो जिसमें ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है, दोनों ही प्रोसेस जिसके अंदर हो रही हो तो उस रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बहुत ऐसे रिएक्शन, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे रिडॉक्स में यहाँ एक एग्जांपल है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। कॉपर ऑक्साइड को अगर हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके गर्म किया जाए तो वो बनेगा खाली कॉपर और प्लस H2O, वाटर वेपर अलग होगा,
ठीक है, कि कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से ऐड करें। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप कि इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ ना, तो अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है किसी में भी गेन ऑफ हाइड्रोजन हो तो ये क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, बराबर। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो यहाँ इसके पास चला गया, ऑक्सीजन इसका लॉस हुआ ना, खाली कॉपर ही हुआ, सिर्फ कॉपर हुआ इसमें, बराबर, ऑक्सीजन इसमें लॉस हुआ, तो ये जिसमें भी लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो तो ये रिडक्शन, इस साइड दोनों का ये रिडक्शन रिएक्शन है, बराबर। लेकिन इस तरफ अगर आप ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, यहाँ रिमूव हुआ ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन ऐड हुआ ना, मैंने बताया ना, अब ऑक्सीजन पे ही ध्यान दो, अगर अगर हाइड्रोजन को आप इग्नोर कर दो, खाली ऑक्सीजन पे ध्यान दो, तो ध्यान से देखो तो इस मटेरियल में से ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, लेकिन इस मटेरियल में ऑक्सीजन का गेन भी हुआ है, दोनों ही हुई ना, कि यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन भी है एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी है, दोनों ही प्रोसेस हो रही है, तो इसलिए ये रिएक्शन क्या कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है, बराबर। रेडॉक्स रिएक्शन बहुत जगह पे है, बहुत जगहों पर रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ये भी हर जगह पर है, पर ज्यादातर रेडॉक्स रिएक्शन रहता है हर जगह, यहाँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों है। यहाँ देखो ऑक्सीजन का लॉस भी हुआ, इसके पास देखो तो ऑक्सीजन का लॉस हुआ, लेकिन हाइड्रोजन को देखो तो उसमें ऑक्सीजन का गेन भी हुआ, हाइड्रोजन में गेन हुआ ना ऑक्सीजन, तो H2O, बराबर, इसका ऑक्सीजन लॉस, इसका ऑक्सीजन गेन, दोनों प्रोसेस हो रही है, लेकिन अब ये देखो ना, तो इसमें भी एक्चुअली यही है, इसमें भी एक्चुअली हम, भले मैंने रिडक्शन में समझाया आपको, पर ये भी एक तरह का रेडॉक्स रिएक्शन ही है, ये भी रेडॉक्स ही है, बराबर। कि यहाँ पर देखो जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अगर आप मिक्स करो तो ऑक्सीजन इसके पास चला जाता है, तो जिंक में अगर देखो तो जिंक में देखो तो ऑक्सीजन का लॉस है, कि अकेला जिंक रह गया, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, लेकिन कार्बन के नजरिए से देखो तो ऑक्सीजन कार्बन के पास जा रहा है, तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, जिंक ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, लूज कर रहा है, तो यहाँ पे भी तो दोनों प्रोसेस हो रही है, बराबर ना, तो ये भी कौन सा कहलाया, रेडॉक्स रिएक्शन ही कहलाया, ज्यादातर रेडॉक्स। ऑक्सीडेशन प्योर कब होता है पता है, कि जब कॉपर को ऑक्सीजन से मिक्स किया, कॉपर को गर्म किया, ऑक्सीजन से मिक्स किया, वो नॉर्मल ऑक्सीजन, यहाँ और कोई मटेरियल नहीं है और कोई मटेरियल, बराबर, कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है कि जिसमें यहाँ डिस्प्लेस होता, हमने जैसे पहले डिस्प्लेसमेंट समझा था, यहाँ जैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट ही है, यहाँ जैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है ना, बस कॉपर एंड ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है, खाली ऑक्सीजन गेन ही हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन का लॉस नहीं हो रहा है, कि एक ऑक्सीजन को ले रहा है एक ऑक्सीजन को दे रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा, तो ये प्योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, बराबर। और जो प्योर नहीं होते ना, वो ज्यादातर रेडॉक्स रिएक्शन ही होते हैं, जिसमें दोनों हो रहा है, ऑक्सीजन का यहाँ से लॉस भी हो रहा है, और कार्बन में देखो तो ऑक्सीजन का गेन भी हो रहा है, दोनों तरफा खेल चल रहा है, तो इसलिए ये रिएक्शन क्या कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। बात आ रही है ध्यान, डेफिनेशन वाइज आप याद करो नॉर्मली, कि जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता हो वो ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होता हो वो रिडक्शन, जनरली ये, ठीक है। बहुत कम ऐसे होते हैं जिसमें प्योर ऑक्सीडेशन और प्योर रिडक्शन होता हो, मतलब प्योर खाली ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, प्योर खाली ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, बराबर। बाकी ज्यादातर में अगर कहीं से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो कहीं पे ऑक्सीजन ऐड भी होगा, दोनों ही चीजें होगी, तो ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स कहते हैं हम लोग। बताइए ध्यान, पक्का समझ में आ रहा है ना, ये ध्यान में रखना बेटा, दो तीन बार रीड करोगे तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान आ जाएगा। प्योर ऑक्सीडेशन, प्योर रिडक्शन, प्योर नहीं है तो वो रेडॉक्स, जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है प्योर ऑक्सीडेशन, जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है प्योर रिडक्शन, और जिसमें दोनों ही हो रहा है, कि एक ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है एक ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है खुद में, तो ये दोनों रेडॉक्स रिएक्शन, समझ आई बात, बराबर। अब इनके साथ मैंने यहाँ पे एक चीज नहीं लिखी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट कहते हैं हम लोग, और एक रिडक्शन या रिड्यूसिंग या रिडक्शन एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्शन एजेंट, ये क्या होता है,
बराबर। देखो मैंने बताया कि कोई भी चीज में ऑक्सीजन ऐड करना वो ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। अब जब ऑक्सीजन ऐड करना हो तो जनरली तो गर्म करने से, कोई भी चीज को गर्म करो ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, लेकिन बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन डायरेक्टली ऐड नहीं होता, किसी के थ्रू उसमें ऑक्सीजन ऐड करवाया जाता है। तो जिसके जरिए, जिस मटेरियल के जरिए किसी में ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, उस मटेरियल को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। एजेंट कौन? जो हमें कोई भी वर्क करने में हेल्प करे, वो एजेंट ना। तो कोई भी ऐसा मटेरियल जो किसी में ऑक्सीजन ऐड करवाने में हेल्प करे, किसी में ऑक्सीजन ऐड करवाने में हेल्प करे, तो उस मटेरियल को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। भाई इसकी वजह से ऑक्सीजन ऐड हुआ है, बराबर। और कोई भी ऐसा मटेरियल जो ऑक्सीजन को हटाने में मदद करे, बराबर, तो उसे रिड्यूसिंग रिडक्शन एजेंट कहते हैं। रिडक्शन का मतलब ये ऑक्सीजन को हटा देना। कोई भी ऐसा मटेरियल जिसकी वजह से ऑक्सीजन दूसरे में से हट जा रहा है, ऑक्सीजन को हटाने में हेल्प करे, तो उस एजेंट को हम लोग कहते हैं रिडक्शन एजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे ध्यान से समझो। अब जैसे जिंक ऑक्साइड है, ये ध्यान से समझना, जिंक ऑक्साइड है। अब जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटाना है, कैसे हटेगा? खुद ब खुद हट जाएगा? खींच के निकालेंगे तो हटेगा? नहीं हटेगा ना ऐसे तो, बराबर। तो उसको ऑक्सीजन को हटाना हो तो क्या करेंगे? कोई ऐसा मटेरियल उसमें डालेंगे कि जो ऑक्सीजन को वहां से खींच ले अपनी तरफ, बराबर। तो यहाँ ऐसा मटेरियल हमने डाला कार्बन, ये सी कार्बन डाला है। इस कार्बन की वजह से ऑक्सीजन यहाँ से हट गया, ऑक्सीजन यहाँ से हट गया कि भाई ये कार्बन ने ऑक्सीजन को वहां से खींच लिया। तो ऑक्सीजन हटाने के लिए ये एक मटेरियल डाला है हमने, तो ये मटेरियल क्या कहलाता है पता है? ये मटेरियल कहलाता है रिडक्शन एजेंट, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को रिड्यूस किया, वहां से ऑक्सीजन को हटा दिया वहां से, बराबर। तो ये मटेरियल क्या कहलाया? रिडक्शन एजेंट कहलाया, कि इसकी वजह से ऑक्सीजन यहाँ से हटा है। यहाँ जैसे है कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटाना है, तो ऑक्सीजन कैसे हटाएंगे? तो उसके लिए हमने हाइड्रोजन ऐड किया, हाइड्रोजन ऐड करके गर्म किया, तो उस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लिया। तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन हटा, उस मटेरियल को हम लोग कहते हैं रिडक्शन एजेंट। पक्का ध्यान में रहेगा नहीं ये बात, बराबर। और इसी को ही उल्टा भी गिनो, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, दोनों बातें हुई, ठीक है ना, रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इसी को ही उल्टा भी गिनो कि ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड करना है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड करना है। अब कैसे ऑक्सीजन ऐड करें? ऐसे उठा के तो रख नहीं सकते, कोई ऐसा मटेरियल लाना पड़ेगा जिसके पास ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन वहां से वो ऑक्सीजन ले ले भाई, बराबर। कोई मटेरियल जो है वो लाना पड़ेगा ना जिसके अंदर ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन वहां से उठा पाएगा, बराबर। हम तो रख नहीं सकते। तो इस हाइड्रोजन में अगर ऑक्सीजन ऐड करना है तो हम कॉपर ऑक्साइड को साथ में ले आए, कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था तो इसने ऑक्सीजन इसको दिया है भाई। तो इस मटेरियल की वजह से ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ, तो इसलिए ये मटेरियल क्या कहलाता है? तो ये मटेरियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, कि इसकी वजह से ऑक्सीजन आया है इसमें, बराबर। दोनों चीजें आ गई ना। ये रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसने ऑक्सीजन को रिड्यूस किया, खींच लिया वहां से। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसने ऑक्सीजन को यहाँ पे ऐड किया। दोनों एजेंट है, दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, बराबर ना। दोनों ही चीजें आती है ना यहाँ पर, बराबर। ये जिंक ऑक्साइड और ये कार्बन, जिंक ऑक्साइड और कार्बन, तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि उसने ऑक्सीजन को रिड्यूस किया है यहाँ पे। और जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि जिंक की वजह से ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ, ठीक है। तो ये सिंपल याद रखना, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसकी वजह से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उस मटेरियल को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और कोई भी ऐसा मटेरियल जिसकी वजह से ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, हट जा रहा है वहां से, तो उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं या रिडक्शन एजेंट कहते हैं। रहेगी बात ध्यान, बराबर। और जरूरी नहीं कि सब में एजेंट की हेल्प ही चाहिए हो, बहुत चीजें ऐसी होती है या बहुत बार ऑक्सीडेशन उसे इस तरह से होता है कि जिसमें कोई एजेंट की जरूरत नहीं है। मैंने बताया प्योर ऑक्सीडेशन,
प्योर रिडक्शन जिसमें एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, कि उसमें डायरेक्टली ही ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। जैसे ये था कॉपर ऑक्साइड, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड किया, कॉपर को खाली गर्म करो वो नॉर्मली ऐड हो जाएगा, उसमें कोई अलग एजेंट की जरूरत नहीं है कि कॉपर के अंदर ऑक्सीजन डालना है तो हम जिंक को साथ में लेकर आए, कोई दूसरी चीज को साथ में लेकर आए, उसकी वजह से ऑक्सीजन गया। कॉपर को गर्म किया, खुद ब खुद ऑक्सीजन आ गया, हो गया ना। ये नेचुरल ऑक्सीडेशन होता है, उसमें कोई एजेंट की जरूरत पड़ती नहीं है। उसमें एजेंट हमारे आसपास की हवा ही है, हवा ही है वो एजेंट है। हवा में जो है वो ऑक्सीजन आया हुआ ही है। जैसे लोखंड होता है, लोखंड पे काट लग जाती है, तो क्यों काट लगती है, उसमें भी तो ऑक्सीजन ऐड हुआ तभी काट लगी ना उसपे। तो वो ऑक्सीजन किसी ने ऐड किया, कोई एजेंट आया था या कोई मटेरियल था जिसकी वजह से उसमें ऐड हुआ? कोई ऐसा मटेरियल नहीं था, नेचुरली हवा में से लग गया, बराबर। ये नेचुरल ऑक्सीडाइजेशन है, समझ आ रही है ना भाई, जिसमें कोई एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, वो नेचुरल ऑक्सीडाइजेशन है भाई, पक्का। और यही नेचुरल ऑक्सीडाइजेशन का हमारा लास्ट का ये पॉइंट आता है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन एंड रेंसिडिटी, कोरोजन कहते हैं, कोरोजन मतलब जंग लगना, काट लग जाना, जिसे नॉर्मली ऑक्सीडाइजेशन ऑफ मेटल कहते हैं। मेटल का प्योर ऑक्सीडाइजेशन होता है, ठीक है ना, उसे कोरोजन कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि कोई भी लोखंड की चीज है, तो अगर कोई भी लोखंड, ये तो प्लास्टिक है, कोई भी अगर लोखंड की चीज हो तो आपको पता है उस पर जंग लग जाती है, ठीक है ना। लोखंड जनरली लेने जाओ तो ब्लैक कलर, उस पर कलर किया हो तो, या फिर प्योर व्हाइटिश टाइप कलर का होता है ना, थोड़े सिल्वर टाइप व्हाइटिश टाइप कलर का होता है, और उसके ऊपर जो है वो हवा का ऑक्सीजन नेचुरली थोड़े थोड़े दिन बाहर रख लो तो हवा का ऑक्सीजन लगेगा, और वो ऑक्सीजन की वजह से जो है वो लोखंड पे जंग चढ़ जाती है, ब्राउनिश टाइप का कलर चढ़ जाता है उसके ऊपर, ठीक है ना। ये उस आयरन का ऑक्सीडाइजेशन हुआ, उसका ऑक्सीडाइजेशन हुआ नेचुरली बिना कोई एजेंट के, बराबर। या कॉपर होता है, घर पे कॉपर के बर्तन हो ना, तांबे के बर्तन होते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है। अब घर पे चेक करना कि तांबे का वो लोटा आता है, ठीक है ना, कॉपर का लोटा आता है, उस लोटे पे देखना, फिर मम्मी से पूछना, तो उसने देखा होगा कि भाई कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर हो जाती है, कॉपर ब्राउनिश टाइप कलर का आता है, फिर ग्रीन कलर की उस पर लेयर जम जाती है, तो उसे उसे ऑक्सीडाइजेशन ही कहते हैं कॉपर का, या कॉपर का कोरोजन कहते हैं, कि कॉपर खराब हो गया, जंग लग गई है उसपे। या सिल्वर होता है, सिल्वर का अगर कोई मटेरियल हो तो थोड़े टाइम में वो थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप हो जाता है ना। सिल्वर चमकदार सब्सटेंस है, लेकिन थोड़े दिन में थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है। क्यों ब्लैक होता है? तो हवा का ऑक्सीजन लगता है, हमारी बॉडी का ऑक्सीजन, उसमें जो पसीने निकलते हैं उनकी वजह से ऑक्सीजन उसमें ऐड होता है, तो उन सब की वजह से भी सिल्वर का भी ऑक्सीडाइजेशन होता है, या कहो कि कोरोजन लगता है उसके ऊपर, ठीक है। और ये नेचुरली लगता है, इसे कोई रोक नहीं सकता, हवा में ऑक्सीजन है ही। अब ऐसे थोड़ी कि भाई आयरन को जो है वो जंग लगने से बचा सकते हो, लगेगा ही लगेगा। उसको थोड़ा कम करने के तरीके हैं, कि जैसे लोखंड होता है, लोखंड पे जंग ना लगे तो उसके ऊपर पहले ही हम ब्लैक कलर का पेंट कर देते हैं, बराबर। पेंट, अब लोखंड के ऊपर अगर ब्लैक कलर का पेंट लग गया, कलर लग गया, तो हवा का ऑक्सीजन कलर पे लगेगा, अंदर लोखंड पे लगेगा नहीं, बराबर। लोखंड के ऊपर कलर लग गया तो लोखंड के ऊपर एक लेयर बन गई, तो हवा का ऑक्सीजन लोखंड पे नहीं लगेगा, अब कलर पे लगेगा, तो लोखंड काट नहीं खाएगा, उसका कोरोजन नहीं होगा, जंग नहीं लगेगी। ऐसे नॉर्मली हम बचा सकते हैं ना, बरोबर के नहीं। यहाँ तो फिर पता है वो लोखंड के दरवाजे होते हैं या खिड़की होती है तो उसके ऊपर तेल लगा देते हैं, तेल लगाते हैं ना उसके ऊपर, क्योंकि तेल अगर लगा दिया तो जिसकी वजह से उस लोखंड के ऊपर एक लेयर बन गई, तो जो बाहर का ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन तेल पे लगेगा, अंदर लोखंड पे नहीं लगेगा, तो लोखंड जंग से कोरोजन से बच जाता है, बराबर ना। या कोरोजन अगर लग जाए तो फिर उसे हटाया जाता है, जैसे डस्ट पेपर आता है, लोखंड को डस्ट पेपर से घिसते हैं तो ऊपर की पूरी काट हट जाती है, बराबर। 100% तो नहीं पर थोड़ी थोड़ी हटती है उसमें। कॉपर होता है ना, तांबे के लोटे होते हैं, उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर हो जाती है, तो मम्मी से पूछना, मम्मी उसे नींबू से साफ करती है, तो नींबू से उसे साफ करते हैं तो वो नींबू का जो मटेरियल है ना वो उस कोरोजन को हटाता है, तांबे का लोटा और कॉपर का लोटा जो है वो फिर से चमकने लगता है, ठीक है। ये सिल्वर का कोई भी अगर मटेरियल हो तो उस मटेरियल पे जब ब्लैकिश टाइप हो जाता है तो उसे भी केमिकल से साफ करते हैं, तो जिसकी वजह से वो फिर से सिल्वर जो है वो चमकने लगता है, ठीक है। तो कोरोजन को रोका नहीं जा सकता, उसे दूर करने के लिए बार बार जो है वो अटकाने के थोड़े थोड़े तरीके हैं। और हवा में ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन तो नेचुरली उस पर लगेगा ही लगेगा,
बराबर ना, वो ऑक्सीडाइजेशन ऑफ मेटल तो नेचुरली होना ही है, ये प्योर ऑक्सीडाइजेशन है, बिना कोई एजेंट के भी उस मेटल पे ऑक्सीडेशन होता ही होता है, उसे कोरोजन कहते हैं। और उसी की तरह मटेरियल आता है, सॉरी उसी की तरह एक्टिविटी होती है, उसे हम कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब कहते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड या कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मैं टेक्स्ट बुक में फूड रिलेटेड है इसीलिए, पता कोई भी खाने की चीज होती है, अगर कोई सब्जी हुई, कोई फ्रूट हुआ, कुछ भी जो है वो ब्रेड वगैरह जैसे होती है, उसे आप थोड़े दिन अगर बाहर रख दो ना, तो उसके ऊपर पता है व्हाइटिश कलर की फंगस जमा हो जाती है। आपने अगर कोई एक कटोरी सब्जी रखी हुई है, ठीक है, बाहर ही रख दिया अगर, तो जिसके बाद आप एक दो दिन बाद देखो ना, एक आध दिन बाद ही देखो, तो उसके ऊपर व्हाइट कलर की फंगस जम जाती है, जम जाती है ना वो फंगस, उसको उसको हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं, उस प्रोसेस को। क्यों फंगस जमा होती है? क्योंकि वो जो फूड मटेरियल है वो हवा के ऑक्सीजन से मिक्स होता है, और नेचुरली उसमें ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, कोई बिना कोई एजेंट के, कोई एजेंट नहीं है कि जिसकी वजह से ऑक्सीजन ऐड हुआ, नेचुरली उस फूड में ऑक्सीजन ऐड होता है, और जिसकी वजह से वो फूड खराब हो जाता है। अब कोई फ्रूट होता है, वेजिटेबल होती है, उसे भी आप बाहर रख दो, तो बाहर रखने से नेचुरली हवा का ऑक्सीजन लगेगा ही लगेगा, हवा के ऑक्सीजन को रोक थोड़ी सकते हैं कि मैं हवा में से ऑक्सीजन निकाल दूं, उस पर नहीं लगेगा, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है ना, नेचुरली उस पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन लगेगा ही, और जिसकी वजह से वो चीज खराब होती है, फ्रूट वेजिटेबल कुछ भी खाने की चीज, ठीक है। या कोई बाहर से आप फूल ले आते हो, मतलब भगवान को चढ़ाने के लिए फूल लेकर आते हो, वो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसे भी आप बाहर रखते हो तो थोड़ी देर, एक आध दिन में वो एकदम से मुरझा जाता है, मुरझा जाता है ना, है ना? क्योंकि उसे हवा के ऑक्सीजन के साथ उसका भी रिएक्शन हो जाता है और वो खराब हो जाता है। ये सब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, उस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं, ये भी नेचुरल है। और ये रेंसिडिटी को भी अगर रोकना हो, है ना, कम करना हो, रोक तो नहीं सकते, हवा के ऑक्सीजन को थोड़ी हम लोग कोई रोक सकते हैं, कम करना हो अगर रेंसिडिटी को, तो उसके लिए भी अलग अलग टेक्निक अपनाते हैं। जैसे ज्यादातर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उन सबको पता है रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। अब खाना बना रहे हो, सब्जी बच गई, तो मम्मी कहते हैं रेफ्रिजरेटर में रख दो। क्यों रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए कहता है? क्योंकि रेफ्रिजरेटर बंद रहता है, बाहर का ऑक्सीजन अंदर नहीं रहता, और टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम रहता है, तो जिसकी वजह से वो खराब होता नहीं है। हाँ, लेकिन हम बार बार रेफ्रिजरेटर खोलते हैं पानी निकालने के लिए, चीजें निकालने के लिए, तो बाहर का ऑक्सीजन तो अंदर जा ही रहा है, बराबर ना, वो तो तैयार ही बैठा है, अब दरवाजा खोलो ऑक्सीजन अंदर, वो तो चीज को खराब करेगा ही। लेकिन रेफ्रिजरेटर बंद होता है ज्यादातर, तो जिसकी वजह से वो चीज थोड़ी ज्यादा लंबे समय तक टिकती है। हाँ, पूरी तरह से तो आप रेंसिडिटी रोक ही नहीं सकते। आप एक फ्रूट को बाहर रखो तो एक दिन में खराब हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो ज्यादा से ज्यादा 4 दिन चलेगा, बरोबर, लेकिन बाहर का ऑक्सीजन भी अंदर तो जा ही रहा है, उस पर भी रेंसिडिटी तो होगी ही, ऑक्सीडेशन तो होगा ही, होता है ना वैसे। या तो फिर उसमें पर्टिकुलर प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, खाने में प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, केमिकल्स ऐड करते हैं, कि जिससे जिससे जो है वो उसमें ऑक्सीडेशन ना हो, और और जो है वो मटेरियल लंबे समय तक टिक सके, ठीक है ना, वो केमिकल ऐड करते हैं, प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, लेकिन वो चीज हमारी बॉडी के लिए बहुत खराब होती है। जैसे एग्जांपल दो, मैंगो जूस आता है, अब घर पे जो है वो आम का रस बनाते हो ना, मम्मी बनाते होंगे, तो आम का रस जब तैयार करते हो, तो आम का रस आप बाहर रख देते हो, तो पता है ना, एक दिन भी पूरा नहीं लगता वो खराब हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा वो खराब हो जाएगा। लेकिन बाहर से वो फ्रूटी लेकर आते हो, माजा लेकर आते हो, वो भी आम का रस ही बोलते हैं, लेकिन वो तो जो है वो आपकी बॉटल में पड़ा हुआ 1 महीना 6 महीना पड़ा होता है, तो भी वो खराब नहीं होता। क्यों? बाहर तो एक दिन में खराब हो रहा है, वो क्यों नहीं खराब हो रहा है? वो इसीलिए खराब नहीं होता क्योंकि उसके अंदर केमिकल ऐड किए हुए हैं, वो प्रिजर्वेटिव ऐड किए हुए हैं, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक टिकता है, लेकिन वो प्रिजर्वेटिव हमारी बॉडी को खराब करते हैं। बाहर से कोई भी पोटैटो वेफर, कोई भी पैकेट्स हैं, कुछ भी लेके आते हो, तो उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, नाइट्रोजन गैस ऐड करते हैं, जो नाइट्रोजन गैस एक लेयर बनाता है उनके ऊपर। तो बाहर से वेफर का पैकेट लेके आते हो, हवा भरी हुई होती है ना, अंदर नाइट्रोजन गैस होता है, बराबर, जो उस मटेरियल को, वेफर या कुछ भी होता है, उस पर एक लेयर बनाता है, और बाहर का ऑक्सीजन उसमें ऐड नहीं होने देता, जिसकी वजह से वो खराब नहीं होता, लॉन्ग समय तक टिका रहता है। वेफर का पैकेट खोला, नाइट्रोजन बाहर ऑक्सीजन अंदर, वेफर का खराब, है ना, आधे दिन में खराब हो जाती है। बराबर, ज्यादा केमिकल होगा तो चलो एक दो दिन टिक जाएगी, जितना केमिकल ज्यादा, जितने प्रिजर्वेटिव ज्यादा ऐड करोगे उतना थोड़ा लंबा टिकेगा,
पर खराब तो वो नेचुरली होना ही होना है। समझ आ रही है ना बात? तो ये कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ये टॉपिक याद रखना, ये ऑक्सीडेशन के ही टॉपिक है। जब नेचुरली बिना कोई एजेंट के मेटल का ऑक्सीडेशन होता है तो उसे कोरोजन कहते हैं, या फूड या ऑर्गेनिक मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है तो उसे रेंसिडिटी कहते हैं। रहेगी बात ध्यान? पक्का? तो अब चैप्टर के सब हमने टॉपिक्स देखे ना, ठीक है? अच्छी तरह से नोट कर लेना, लिख लेना, फिर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो भी मैं वीडियो के थ्रू आपको समझाऊंगा, फिर वो फिर अगले वीडियो में देखेंगे। एक दो दिन में वो वीडियो भी आ जाएगा। ओके, चलो, थैंक यू।